डियर स्टूडेंट्स, पतंजलि कुमार शर्मा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ लेसन नंबर 2 एबनॉर्मल मोलर मास। अपना जो आज का नया टॉपिक है वो है असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास भी इसे कहते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास। डियर स्टूडेंट्स, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, किसे कहते हैं? तो मोलर द्रव्यमान के बारे में तो आपको पहले ही जानकारी मिल चुकी है। आज हम देख रहे हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में, यानी जो मोलर द्रव्यमान सामान्य न हो। सामान्य न होने का मतलब इसको हम समझे तो जैसे देखिए, हमारे पास CH3COOH, CH3COOH, इसका मोलर द्रव्यमान आपको पता है 60 होता है। जैसे 12 कार्बन का हो गया, 3 हाइड्रोजन का हो गया, फिर 12 कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर हाइड्रोजन का, इस प्रकार से आपके पास ये 60 आ जाता है। तो ये इसका सामान्य मोलर द्रव्यमान, ये इसका क्या है? सामान्य मोलर द्रव्यमान। ये क्या है? इसका सामान्य मोलर द्रव्यमान। और जो सामान्य मोलर द्रव्यमान है जिसकी हमने इस प्रकार से कैलकुलेशन की है, इसे हम सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान। तो ये हमारा सामान्य मोलर द्रव्यमान या सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान। यदि ये मोलर द्रव्यमान अगर आप इसकी कोई दूसरी प्रायोगिक विधियों के द्वारा आप गणना करो, यदि इसका मान 60 के बजाय और दूसरा मान प्राप्त हो जाए, 60 के बजाय 60 से कम या 60 से ज्यादा इसका मान प्राप्त हो जाए, तो उसे हम कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। यानी सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में अगर मोलर द्रव्यमान का मान कम या अधिक प्राप्त होता है, उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब ये जो टॉपिक हमारे इसी चैप्टर में आया है उसका भी कारण है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने कुछ विधियां पढ़ी हैं विलय के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने की विधि। तो आपने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा है, उस अणुसंख्यक गुणधर्मों में असामान्य मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आप पहले ही पढ़ चुके हो कि विलय का मोलर द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? देखिए, आप विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। विलय का मोलर द्रव्यमान आप ज्ञात कर सकते हैं किसके द्वारा? वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के द्वारा। किसके द्वारा? PV0 माइनस PS बटा PV0 बराबर WAMA और MBWB। तो इस प्रकार से ये आप वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के द्वारा विलय का अणुभार ज्ञात आप कर सकते हैं, पढ़ चुके हैं। नंबर 2, दूसरा हमारे पास आया था MA बराबर KB गुणा WA गुणा 1000 बटा डेल्टा TB गुणा WB। कहने का मतलब क्वथनांक उन्नयन आया था हमारे पास, तो क्वथनांक उन्नयन से भी हम विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा प्राशन दाब से हम विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हिमांक अवनमन से भी हमने मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना सीखा था। यानी लास्ट एक ही बात कहूंगा आपको कि हम अणुसंख्यक गुणधर्मों के द्वारा विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना हम कर सकते हैं किसके द्वारा? अणुसंख्यक गुणधर्मों के द्वारा। अब हमारा टॉपिक आता है अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अणुसंख्यक गुणधर्म है, ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक उन्नयन है, हिमांक अवनमन है, प्राशन दाब है। इसके द्वारा हम विलय के अणुभार की गणना यानी विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो अब ये जो हम विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना हम इसके द्वारा करते हैं, तो फिर
यहां असामान्य मूल द्रव्यमान वाली बात क्यों आई है, उसके पीछे क्या कारण है वो देखिए। तो ये तो आपको पता है कि हम अणु संख्या गुणधर्मों के द्वारा अणु भार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये विलायक है और इसमें हम 4 पार्टिकल डाल रहे हैं। इसमें कितने पार्टिकल डाल रहे हैं? 4। यदि 4 पार्टिकल डालें और ये अंदर भी 4 ही रहें, विलय के 4 पार्टिकल हमने डाले हैं और ये अंदर डलने के बाद भी 4 ही रहें, इसका मतलब क्या हुआ कि न तो अणु टूटे हैं और न ही अणु जुड़े हैं, यानी अणु का वियोजन और संगुणन नहीं हुआ है। दूसरा देखिए, यदि हमारे पास 4 पार्टिकल हैं और हम इसमें डालते हैं, तब उसके बाद ये 8 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो यहां इनकी संख्या कितनी है? 4, और इसमें डलने के बाद यहां कणों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। यहां कितने थे? 4 कण थे और अंदर डलने के बाद भी कितने कण हैं? 4 ही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां 4 से 8 होने का मतलब क्या है कि यहां अणु का क्या हो गया? वियोजन। यहां अणु का क्या हो गया? वियोजन हो गया। इसी प्रकार से हम देखें, यदि 4 हम पार्टिकल इसमें डाल रहे हैं और 4 पार्टिकल डालने के बाद ये पार्टिकल इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, ये पार्टिकल इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि 4 पार्टिकल थे और अब कितने हो गए? पार्टिकल 2 हो गए। 4 से कितने हो गए? 2। तो जब पार्टिकल ज्यादा हम डाल रहे हैं और विलयन में जाके उनकी संख्या कम हो जाती है, तो इसका मतलब उसका क्या हो गया है? संगुणन हो गया है। क्या हो गया है? संगुणन। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ गए आप वियोजन और संगुणन के बारे में। तो वियोजन क्या होता है? वियोजन का अर्थ होता है टूटना। जब हम विलय को विलयन में डालें, विलय को अपन विलायक में डालें और उसका वियोजन हो जाए, टूट जाए, तो जितने अपने पास अणु है उससे ज्यादा कण मिलेंगे, या उसका संगुणन हो जाए तो जितने कण हैं उससे कम हो जाते हैं। और यदि अणु का वियोजन और संगुणन नहीं होगा तो जितने कण हैं उतने ही कण रहते हैं। तो यहां वियोजन हो गया, यहां संगुणन हो गया। यहां न तो वियोजन होता है और न ही संगुणन होता है। तो देखिए, ये तो अभी मैंने आपको बताया है वियोजन और संगुणन के बारे में, यानी टूटना तो होता है वियोजन और जुड़ना होता है संगुणन। ठीक है, अब आगे देखिए, इसकी चर्चा मैंने क्यों की है। अपने पास एक पार्टिकल था, हम ये मान रहे हैं एक पार्टिकल था, और एक पार्टिकल को हमने विलायक में डाल दिया है। किस में डाल दिया है? इसको विलायक में। ये इसका वियोजन और संगुणन नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल है हमारे पास और इसको हम डाल देते हैं इसमें, तो इसके 2 पार्टिकल प्राप्त हो जाते हैं। एक पार्टिकल ये और एक पार्टिकल ये, 2 पार्टिकल प्राप्त हो जाते हैं एक से। तो इसका मतलब यहां क्या हो जाता है? वियोजन। क्लियर? अब आगे देखिए, मैं आपसे पूछूंगा अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं? तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं उन्हें अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां अपने पास एक पार्टिकल था और यहां भी एक पार्टिकल है। यहां एक पार्टिकल था, यहां 2 पार्टिकल हो गए, तो अणु संख्या गुणधर्म प्रभावित तो होंगे। यानी इसके और इसके अणु संख्या गुणधर्मों की अगर बात करें तो उसके मान अलग होंगे। कारण क्या है कि विलयन के जो अणु संख्या गुणधर्म है वो विलय के कणों की संख्या पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो यहाँ एक कण पे निर्भर होगा क्योंकि विलय का एक ही कण है, यहां विलय के 2 कण है, तो अणु संख्या गुणधर्म यहाँ 2 कणों के ऊपर क्या होगा? निर्भर होगा। तो इसी प्रकार से उनके मान, क्वथनांक उन्नयन है तो बढ़ जाएगा, हिमांक है तो घट जाएगा, तो इस प्रकार से वासदाब है तो घट जाएगा। तो ये विलय के कणों की संख्या पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। अब यदि आप जब एक कण हो और उसमें आप अणु संख्या गुणधर्म के द्वारा अणु भार ज्ञात करो, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। अब कण कितने हो गए? 2 कण हो गए। तो अब आप अणु भार ज्ञात करो, तो अब आपको दोनों से समान अणु भार का मान प्राप्त नहीं होगा।
यदि सभी परिस्थितियां समान रहती हैं तो भी आपको समान अणुभार या विलय का मोलर द्रव्यमान है वो समान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहां अणु का क्या हो गया है, वियोजन हो गया है। तो जब किसी विलयन में अणु का संगुणन या वियोजन हो जाता है, विलय का वियोजन या संगुणन हो जाता है, तो उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो सामान्य की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होता है, उसे ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अगर संगुणन और वियोजन नहीं होगा तो जो सामान्य मोलर द्रव्यमान है वो ही मोलर द्रव्यमान आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ अणुसंघ के गुण धर्म से प्राप्त मोलर द्रव्यमान के मान कुछ भिन्न प्राप्त होते हैं सामान्य की तुलना में। उसका कारण है विलय के कणों का वियोजन या संगुणन। अगर विलय के कणों का वियोजन या संगुणन होता है तो अणुसंघ के गुण धर्मों के जो मान हैं उसके मान बदल जाते हैं। तो उस प्रकार से मोलर द्रव्यमान के मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब सामान्य की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम सामान्य की तुलना में अलग अलग मान प्राप्त हो गए हैं मोलर द्रव्यमान का, उसे हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। आगे देखिए, अणुसंख्य गुणधर्म से अणुसंख्य गुणधर्मों से मोलर द्रव्यमान के मान तभी सही प्राप्त होते हैं कब? नंबर 1, जब विलय का न तो संगुणन हो और न ही वियोजन हो। न तो संगुणन हो और न ही वियोजन हो, तभी मान सही प्राप्त होंगे। अगर अणु का संगुणन या वियोजन हो जाता है तो फिर सामान्य मोलर द्रव्यमान है वो मान प्राप्त नहीं होंगे, भिन्न मान प्राप्त होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। एक क्या है, विलयन तनु हो और आदर्श विलयन हो, या राउल के नियम की पालना करता हो। तो राउल के नियम की पालना करने वाला कौन सा होगा, आदर्श विलयन होगा। कौन सा हो, आदर्श विलयन हो। तो अणुसंघ के गुणधर्मों से मोलर द्रव्यमान के मान तभी सही प्राप्त होते हैं। आप भाई विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करते हो अणुसंघ के गुणधर्मों के द्वारा, तो वो सही प्राप्त कब होंगे, जब विलयन का न तो संगुणन होगा और विलय का न ही क्या होगा, वियोजन, और विलयन क्या होगा, तनु होगा, और राउल के नियम की क्या करेगा, पालना, यानी आदर्श विलयन होगा, तो ही सही प्राप्त होंगे, अन्यथा सही प्राप्त नहीं होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब आगे देखिए, जब विलय का विलयन में संगुणन या वियोजन होता है, संगुणन या वियोजन होता है, तो अणुसंघ के गुणधर्म के मान बदल जाते हैं। अणुसंघ के गुणधर्म के मान बदल जाते हैं, जिससे विलय का मोलर द्रव्यमान सामान्य की तुलना में, विलय का मोलर द्रव्यमान सामान्य की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होता है, कम या अधिक प्राप्त होता है, या तो वो कम प्राप्त होगा या फिर अधिक प्राप्त होगा,
इसे ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। डिफरेंस, ये अपनी डेफिनेशन है एब्नॉर्मल मोलर मास की, कि जब विलय का विलयन में संगुणन या वियोजन होता है तो अणु संख्या गुणधर्म के मान बदल जाते हैं, जिससे विलय का मोलर द्रव्यमान सामान्य की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होता है। इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान या एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म है वो कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, और जब वियोजन होगा, जब संगुणन होगा, तो जब संगुणन में क्या होंगे? दो जुड़ जाएंगे तो एक बढ़ जाएगा। वियोजन में क्या होगा? एक टूट जाएगा दो में। तो कण की संख्या पे जब निर्भर हो रहा है, तो कण कम हो रहे हैं या कण अधिक हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है अणुसंख्यक गुणधर्म के मान भी बदलेंगे। और जब अणुसंख्यक गुणधर्म का मान बदल जाएगा, जैसे हमारे पास एक अणुसंख्यक गुणधर्म प्राशन दाब है पाई, अगर पाई के मान बदल जाएंगे तो विलय का मोलर द्रव्यमान भी तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आप प्राशन दाब ज्ञात करते हो या आपको प्राशन दाब दिया जाता है, और उसके साथ यदि प्राशन दाब का मान बदल दिया जाए तो फिर विलय का मोलर द्रव्यमान आपसे ज्ञात करवाया जाए, तो विलय का मोलर द्रव्यमान तो भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के मान यदि भिन्न होंगे, बदल जाएंगे, तो विलय का मोलर द्रव्यमान भी बदल जाएगा, तो सामान्य की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होगा। इसे ही क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। देखिए आगे, डिफरेंस, जैसे NaCl है, NaCl का इधर एक मोल है। कितना मोल है NaCl का? इधर एक मोल है। और जब इसको जल में डाला जाता है तो यह आयनित हो जाता है Na+ और Cl-। तो यहां Na+ और Cl- प्राप्त हो जाते हैं। इधर हमने एक मोल लिया था, तो एक मोल में कणों की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 अवगाद्रो संख्या के बराबर। तो NaCl का एक मोल जब वियोजित हो जाता है तो यह एक मोल तो देता है Na+ आयन और एक मोल देता है Cl- आयन। तो कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। कितना मोल था? 1 मोल था हमारे पास NaCl का, लेकिन जब वो वियोजित हो गया ना, तो अब वो 2 मोल देता है, तो इसका हो गया वियोजन। 1 मोल Na+ देगा और 1 मोल क्या देगा? तो 1 मोल में कणों की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 कण होते हैं। ये 1 मोल में कणों की संख्या है। तो यहाँ 2 मोल हो गए, तो 2 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी? 2.2 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23। तो इधर कणों की संख्या बढ़ गई ना। तो जब वियोजन हो गया, टुकड़ों में टूट गया, तो इधर कणों की संख्या बढ़ गई। तो कणों की संख्या बढ़ गई तो विलयन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान भी बदल जाते हैं, और मान बदल जाते हैं तो उसी के साथ विलय के मोलर द्रव्यमान भी सामान्य नहीं प्राप्त होते हैं। वियोजन, देखिए वियोजन हो गया। अब इसी प्रकार से हम संगुणन देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई अणु है, अगर उसका संगुणन हो जाता है तो संगुणन हो गया, तो संगुणन होगा 2 जुड़ जाएंगे। जैसे देखिए CH3COOH लेता हूं मैं, ये 2 अणु है ना, इनका बेंजीन में संगुणन हो जाता है। बेंजीन में इनका क्या हो जाता है? संगुणन। और संगुणन का अर्थ होता है जुड़ना। तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं तो ये द्विविलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये डाइमर बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो डाइमर प्राप्त होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ जाता है, तो ये डाइमर प्राप्त हो जाता है। तो द्विविलक बन गया। क्या बन गया? द्विविलक। CH3COOH का एक अणु, CH3COOH का एक अणु, 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये कब होता है? जब अपन इसको बेंजीन में डालते हैं, तो बेंजीन में ये क्या बना लेता है? द्विविलक बना लेता है। बेंजीन में क्या बना लेता है? ये द्विविलक। यानी इधर 2 अणु आपस में जब जुड़ते हैं तो वो एक अणु बना लेते हैं। तो 2 अणु जब आपस में जुड़ गए, जब एक अणु बन गया, तो उसी को क्या कहते हैं अपन? संगुणन कहते हैं। तो कणों की संख्या में संगुणन हो गया, 2 से 1 प्राप्त हो गया,
ये दो अणु थे, अब एक अणु प्राप्त हो गया, आपस में जुड़ गया, तो उसमें एक ही अणु को हम काउंट करेंगे, तो यहां संगुणन हो गया। तो अब कणों की संख्या में क्या आ गई? कमी आ गई। वियोजन पे कणों की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि। और संगुणन पे कणों की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इस प्रकार से अपन संगुणन और वियोजन के कारण ही सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में इनके मोलर द्रव्यमान भी बदल जाते हैं, क्योंकि अणु संख्या गुण धर्मों के मान बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से अणु संख्या जो गुण धर्म है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अणु संख्या गुण धर्म समानुपाती कणों की संख्या, यानी कणों की संख्या बढ़ती है ना तो अणु संख्या गुण धर्म के मान भी बढ़ जाते हैं। और दूसरा है अणु संख्या गुण धर्म व्यतकर्मानुपाती मोलर द्रव्यमान। अगर मोलर द्रव्यमान का मान बढ़ जाएगा, यानी जब संगुणन होगा, तो अणु संख्या गुण धर्म के मान घट जाते हैं। अब जब वियोजन होता है तो वियोजन पे अणु संख्या गुण धर्म, यानी वियोजन के ऊपर मोलर द्रव्यमान के मान तो कम हो जाएंगे, टूट जाएगा, मोलर द्रव्यमान कम हो जाएंगे, लेकिन इसके मान कम हो जाएंगे, अणु संख्या गुण धर्मों के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब अणु संख्या जो गुण धर्म है वो मोलर द्रव्यमान के व्यतकर्मानुपाती होते हैं। मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं? व्यतकर्मानुपाती होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि अणु संख्या गुण धर्म है वो कणों की संख्या के समानुपाती, और मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं? व्यतकर्मानुपाती होते हैं। देखिए NaCl है अपना, इसका 58.5 होता है, लेकिन जब ये टूट जाता है Na+ और Cl- में, दो आयनों में वियोजित हो गया, तो यहां इसका पहले की दो आयन जब दो आयनों में टूट गया तो इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो पहले की तुलना में अब हाफ हो जाएगा, यानी 58.5/2। तो इस प्रकार से हमें ये 29.25 मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो वियोजन पर मोलर द्रव्यमान के मान कम हो जाते हैं और संगुणन पर तो कम कितने हो जाते हैं मोलर द्रव्यमान सामान्य की तुलना में? इसका कितना हो गया? 1/2। MgCl2 अगर लेते हैं उसका सामान्य की तुलना में कितना हो जाएगा? 1/3, क्योंकि इसमें आयनों की संख्या कितनी है? Mg+2 Cl-, तो यहाँ 2 Cl- है और 1 Mg+2 है, 3 आयन है इसमें, तो ये 1/3 इसके मोलर द्रव्यमान का 1/3 भाग हो जाएगा अगर ये वियोजित होता है तो। इसी प्रकार से AlCl3 अगर लेते हैं तो इसमें 3 Cl- और 1 Al+3 होता है, तो टोटल हो गए 4, तो इसका हो 4। सामान्य की तुलना में वियोजन पर इसका जो अणुभार है वो 1/4 हो जाएगा, जिस प्रकार से इसका कितना हुआ? 1/2, इसका कितना हुआ? 1/3। इसी प्रकार से ये तो क्या हुआ है? वियोजन। और यदि संगुणन हो जाए तो क्या होगा? तो संगुणन के ऊपर देखिए, जब एसिटिक अम्ल को जब बेंजीन में डाला जाता है तो CH3COOH को जब बेंजीन में डाला जाता है, बेंजीन में जब इसको डालते हैं तो फिर इसका क्या हो जाता है? संगुणन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? संगुणन हो जाता है। तो संगुणन पे ये देखिए क्या बनाता है? CH3C_O और इधर OH और इधर CH3 और इधर OH C_O। इस प्रकार से ये संगुणित होकर एक द्विविलक का निर्माण करता है। संगुणित होकर किसका निर्माण करता है? ये एक द्विविलक का निर्माण करता है। द्विविलक का मतलब है जिसमें दो आपस में जुड़ जाते हैं। तो एक तो ये CH3C_OH, एक CH3C_OH, तो ये दो जुड़ जाते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन गया? द्विविलक। अब एक का कितना होता है? 60 होता है। इस एक का कितना होता है? 60। इसका भी 60 है अणुभार और इसका भी 60 है, 60। तो 60 और 60 को जोड़ देते हैं तो इसका अणुभार कितना प्राप्त होता है? 120। तो बेंजीन का जो अणुभार है
वो यहां सामान्य की तुलना में बेंजीन का नहीं, CH3COH का बेंजीन में जो अणुभार है, तो इसका जो अणुभार है वो सामान्य की तुलना में, सामान्य कितना है 60, इसकी तुलना में कितना प्राप्त होता है 120। और 120 क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि द्विविलक बनने के कारण, द्विविलक जब बन जाते हैं तो 60 इसका टोटल 120 इसका ये प्राप्त होता है अणुभार। तो ये सामान्य की तुलना में ज्यादा प्राप्त हुआ। तो जब संगुणन होगा तो मोलर द्रव्यमान सामान्य की तुलना में ज्यादा प्राप्त होते हैं, और वियोजन पर जो मोलर द्रव्यमान है वो सामान्य की तुलना में कम प्राप्त होते हैं। इसे ही हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, जो मैंने आपको विभिन्न एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है कि सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान कब प्राप्त होते हैं। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त होने का कारण क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म। क्यों? आप अणुसंख्यक गुणधर्म से विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जब वियोजन होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी, तो कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्या मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा? निश्चित होगा। इसी प्रकार से जब संगुणन होगा तो कणों की संख्या घटेगी, और कणों की संख्या जब घटेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म के मान भी बदलेंगे, और जब अणुसंख्यक गुणधर्म के मान बदलेंगे तो विलय का मोलर द्रव्यमान भी बदलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। यानी सामान्य की तुलना में मोलर द्रव्यमान का मान कम या अधिक प्राप्त होना ही क्या कहलाता है? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। आगे देखिए, जैसे आपने डेल्टा TF बराबर KB गुणा WA गुणा 1000 बटा MA गुणा WB, ये फॉर्मूला लिया है। यहां आप MA ज्ञात करना चाहो तो MA तो यहां आ जाएगा MAA, और यहां आ जाएगा डेल्टा TF। तो डियर फ्रेंड्स, कणों की संख्या में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो मोलर द्रव्यमान के मान भी बदल जाते हैं। कणों की संख्या में यदि क्या कर दिया जाए? परिवर्तन। देखिए, ये मोलों की संख्या है, यानी यहां ये क्या दिया गया है? एक तरह से मोललता के लिए यहां MA मैंने ले लिया है। तो यहां ये कणों की संख्या है, मोललता यानी विलय के मोलों की संख्या है 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में। तो जब कणों की संख्या बदलेगी तो मोललता में परिवर्तन आएगा, मोललता में परिवर्तन आएगा तो अपना अणुसंख्यक गुणधर्म उसमें परिवर्तन आएगा। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के मान में परिवर्तन हो गया, तो अणुसंख्यक गुणधर्म के मान में यहां यानी इस कणों की संख्या से ही अणुसंख्यक गुणधर्म के मान में जो परिवर्तन होता है, यानी जैसे मैं यहाँ MA ले रहा हूं, यहाँ डेल्टा T वापस लेता हूं, यदि यहां इसके मान में यानी मोल की संख्या में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि NaCl का 1 मोल है, ठीक है, इसको जल में डालेंगे तो क्या हो जाता है? वियोजन। तो कितना मोल देगा? 2 मोल, यानी 1 मोल Na प्लस आयन और 1 मोल Cl माइनस आयन देता है। 2 मोल हो गए। तो अब मोललता में भी क्या आ जाता है? यहाँ मोलों की संख्या के साथ परिवर्तन आ जाता है, जिससे क्वथनांक उन्नयन में भी परिवर्तन आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ प्राशन दाब, क्वथनांक उन्नयन, ये सभी अणुसंख्यक गुणधर्म है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं। कणों की संख्या में परिवर्तन से इनके मान बदल जाते हैं, जिससे मोलर द्रव्यमान के मान में क्या आ जाता है? परिवर्तन। आगे देखिए, असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझाने के लिए असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझाने के लिए वांट हाफ ने एक गुणांक दिया। वांट हाफ एक साइंटिस्ट, उसने एक गुणांक दिया जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं, जिसे वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाते हैं? आई से। तो वांट हाफ गुणांक आई बराबर क्या होता है? वांट हाफ गुणांक आई बराबर क्या होता है? तो देखिए,
अपने पास NaCl था और ये कितने में वियोजित हो गया, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहां हमने एक लिया था, एक अणु है हमारा जो इधर वियोजित होने पर दो अणुओं में बदल जाता है, यहां सॉरी दो आयनों में बदल जाता है। तो यहां हमारे पास एक अणु था NaCl का जो टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, दो में बदल जाता है। तो इस प्रकार से एक और एक दो आयनों में बदल गया, एक तो आया दो। तो यहां ये हमारे पास था, ये तो था वियोजन से पूर्व और ये है वियोजन के बाद कणों की संख्या। इसी प्रकार से I बराबर फिर वो वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि वियोजन से पूर्व कणों की संख्या और वियोजन के बाद कणों की संख्या बटा वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। इसी प्रकार से उन्होंने वान डे हाफ गुणांक को और भी अणुसंख्यक गुणधर्मों से जोड़ दिया और क्या बताया कि वान डे हाफ गुणांक I बराबर प्राशन दाब प्रेक्षित पाई प्रेक्षित बटा पाई सैद्धांतिक, पाई प्रेक्षित बटा पाई सैद्धांतिक। पाई सैद्धांतिक, सैद्धांतिक जैसे NaCl का 58.5 अणु भार है, ये इसका सैद्धांतिक अणु भार है जो आप Na प्लस और Cl माइनस के परमाणु भार के द्वारा ज्ञात करते हैं। और ऑब्जर्वेशन करते हो आप, वो होता है कि प्रयोग के द्वारा निकाला गया। इसी प्रकार से यहां पाई सैद्धांतिक मान दिया गया है प्राशन दाब का कितना है, और पाई ऑब्जर्व ये आपने निकाला है, पाई प्राशन दाब का मान आपने ज्ञात किया है, उसका अनुपात ही वान डे हाफ गुणांक होता है। इसी प्रकार से I बराबर डेल्टा TF बटा डेल्टा TF यानी प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक। इसी प्रकार से हमारे पास जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं हम उन्हीं के साथ प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक ले लेते हैं। तो इस प्रकार से यहां वान डे हाफ ने बताया ये कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, अब कोई सा भी हो चाहे, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। इसे ही वान डे हाफ गुणांक कहते हैं, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। इसके अलावा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा वैज्ञानिक ने इनको प्राशन दाब के साथ, क्वथनांक उन्नयन के साथ और भी जोड़ा कि जब अणु का वियोजन या संगुणन हो जाता है तो उनका जो वान डे हाफ गुणांक है वो हम निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए किस प्रकार से, जब अणु का संगुणन या वियोजन हो, अणु का संगुणन या वियोजन हो तो वान डे हाफ गुणांक को अणुसंख्यक गुणधर्मों से निम्न प्रकार संबंधित किया जा सकता है। यानी अगर इनमें संबंध बनाया जाए तो वो संबंध भी क्या किस प्रकार से किया जाए, संबंधित किया जाए तो फिर वान डे हाफ गुणांक ने क्या बताया, पाई बराबर CRT तो होता है, ये तो आपने पढ़ा है प्राशन दाब का फॉर्मूला, पाई बराबर CRT। लेकिन ये कब है, जब संगुणन या वियोजन नहीं होगा। ये कब है, जब संगुणन या जब अणु का विलय का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होगा, उस केस में ये फॉर्मूला है पाई बराबर CRT। लेकिन यदि संगुणन या वियोजन हो जाता है तो पाई बराबर हो जाता है ICRT। तो जब अणु का संगुणन या वियोजन हो तो वान डे हाफ गुणांक को अणुसंख्यक गुणधर्मों से निम्न प्रकार संबंधित किया जा सकता है। तो पाई बराबर ICRT। ऐसे
जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म है डियर फ्रेंड्स, उसके साथ 1/2 गुणांक आ जाता है आई। ये लेकिन आपको मैंने बता दिया है, ये कब आता है, ये तब आएगा जब अणु का क्या होगा, संगुणन या वियोजन। तो ये 1/2 गुणांक आ गया। इसी प्रकार से डेल्टा टी एफ बराबर लेंगे तो वही पहले आई आएगा और फिर आगे क्या आएगा, के एफ गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटा एम ए गुणा डब्ल्यू बी। तो यहां मैंने एक फैक्टर जोड़ा है 1/2 गुणांक। तो ये फैक्टर यहां कब जुड़ेगा, ये जुड़ेगा कब, जब संगुणन या वियोजन होगा तब। अणु का जब संगुणन या वियोजन यदि आपको न्यूमेरिकल में दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए तो उस केस में आपको यहां आई निश्चित लगाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल करेंगे उस समय देखेंगे क्वेश्चन में अणु का संगुणन या वियोजन दिया जाएगा, संगुणन या वियोजन की मात्रा दी जाएगी। उस केस में आपको क्या करना है, आपको 1/2 फैक्टर लगाना है, 1/2 गुणांक आपको लगाना है। सभी अणुसंख्यक गुणधर्मों से ये इसी प्रकार से रिलेटेड होता है। तो यहां ये इसी प्रकार से रिलेटेड हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन के साथ भी। लेकिन ये केस कब आता है डियर स्टूडेंट, ये केस तब आएगा जब अणु का संगुणन या क्या होगा, वियोजन होगा। तो यहाँ अणु का संगुणन या वियोजन होने पर यहाँ एक फैक्टर और जुड़ जाता है जिसे हम 1/2 गुणांक कहते हैं। अगर संगुणन या वियोजन नहीं होगा तो फिर आई फैक्टर लागू नहीं होता है। आई फैक्टर लागू कब होता है, अणु के संगुणन या वियोजन के ऊपर ही ये फैक्टर लागू होता है। और देखिए आई का मान प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्मों में क्या पढ़ा, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। उसी प्रकार से अगर मोलर द्रव्यमान में हम पढ़ें, देखिए आई बराबर क्या होता है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म 1/2 गुणांक बराबर क्या होता है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। तो प्रेक्षित तो हम ऑब्जर्व करेंगे, कैलकुलेट जो कैलकुलेटेड होती है वैल्यू, जैसे ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 है, वो सैद्धांतिक हो गया उसका। लेकिन आप ऑब्जर्व करके किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्मों के द्वारा उसका मान ज्ञात करेंगे, कैसे भी आप ज्ञात करेंगे, वो एक ऑब्जर्व हो जाता है प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म। इसी प्रकार से आप अणुसंख्यक गुणधर्म देखोगे, प्रेक्षित ज्ञात करोगे तो वो प्रेक्षित हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अपन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना, तब ये और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा। आई बराबर, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म है वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होते हैं। जस्ट इससे पहले मैंने आपको ये बात बताई है। तो यहां क्या होगा, अब ये भी उल्टा हो जाएगा, सैद्धांतिक अणुभार या मोलर द्रव्यमान बटा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। अब आप एक चीज देखो, ऊपर प्रेक्षित सैद्धांतिक, यहां सैद्धांतिक यहां प्रेक्षित है। कारण क्या है, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसी वजह से क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब आप कहोगे सर आप एक बार समझाइए व्युत्क्रमानुपाती कैसे होते हैं। तो देखिए पाई बराबर हमारे पास WART बटा MA इंटू V आता है। अगर MA का मान बढ़ाएं, लगाइए दिमाग का, अगर MA का मान बढ़ाएं तो इसका मान कम हो जाएगा। देखिए अगर यहां 60 है तो इसका मान कम हो गया। अगर इसकी 60 की बजाय 120 करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। यदि इसको 30 कर दिया जाए तो पाई की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी नीचे मोलर द्रव्यमान होता है। इसीलिए मोलर द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, और इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। प्राशनता अणुसंख्यक गुणधर्म है। इसी प्रकार से यहां एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। प्राशन दाब हो या क्वथनांक उन्नयन हो, ये जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म है ये सभी अणुसंख्यक गुणधर्म है जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसके किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मोलर द्रव्यमान के।
इसीलिए यहां ऊपर आया है प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक, यहां उल्टा हो गया सैद्धांतिक बटा प्रेक्षित। तो ये आपने देखा वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणांक हमारे ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा वांट हाफ गुणांक। और देखिए तो वांट हाफ गुणांक के बारे में, अगर वांट हाफ गुणांक का मान आपके पास 1 प्राप्त हो जाता है, यदि वांट हाफ गुणांक का मान 1 से कम प्राप्त होता है, वांट हाफ गुणांक का मान 1 से ज्यादा प्राप्त होता है, कैसे ज्ञात करोगे? अभी जो आपको बताया है प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक से, प्रेक्षित अणुसंघीय गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंघीय गुणधर्म या सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटा प्रेक्षित अणु मोलर द्रव्यमान से अगर आप वांट हाफ गुणांक के मान, अभी जो मैंने आपके सूत्र बताए उन सूत्र से यदि आप वांट हाफ गुणांक के मान ज्ञात कर लेते हो, यदि उसका मान 1 प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब अणु का न तो संगुणन होता है और न ही वियोजन। तो अणु का न तो संगुणन होगा और न ही क्या होगा? वियोजन। यदि I का मान 1 प्राप्त होता है, वांट हाफ गुणांक का मान 1 प्राप्त होगा तो अणु का संगुणन और वियोजन नहीं होगा। अगर I का मान 1 से ज्यादा प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या है? अणु का 1 से ज्यादा कब होगा? 1 से ज्यादा होगा जब वो टूटेगा। टूटेगा तो मतलब क्या होगा? अणु का वियोजन। तो अणु का क्या होता है? वियोजन। जब अणु का वियोजन होगा तो I का मान 1 से अधिक प्राप्त होगा। और संगुणन जब अणु का है, सॉरी, A का मान का प्राप्त होगा जब अणु का क्या होता है? संगुणन होता है, तब इसका मान 1 से कम। तो यहां 3 कंडीशन दी गई हैं। कंडीशन नंबर 1, I बराबर 1 तो अणु का न तो संगुणन और नहीं वियोजन। I का मान 1 से अधिक तो अणु का वियोजन होता है। I का मान 1 से कम तो अणु का क्या होता है? संगुणन होता है। इस प्रकार से हमारे पास अब न्यूमेरिकल करेंगे, I के मान प्राप्त होंगे आपके पास, वहीं से आपको पता चलेगा कि अणु संगुणित हुआ है या अणु क्या हुआ है? वियोजित। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने असामान्य मोलर द्रव्यमान और वांट हाफ गुणांक के बारे में पढ़ा है, लेकिन अभी भी वांट हाफ गुणांक के बारे में आगे पढ़ना बाकी है। आगे पढ़ना क्या बाकी है? वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, यहां थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इससे आगे अपना जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो क्या आएगा? वियोजन की मात्रा। अगले टॉपिक ये आएंगे वियोजन की मात्रा व वांट हाफ गुणांक में संबंध। वियोजन की मात्रा व वांट हाफ गुणांक में संबंध। इसी प्रकार से दूसरा टॉपिक आएगा, वो क्या आएगा? संगुणन की मात्रा व वांट हाफ गुणांक में संबंध। ये अपने नेक्स्ट टॉपिक होंगे, नेक्स्ट जस्ट अगले अपने ये टॉपिक होंगे। अभी तक जो आपको मैंने पढ़ाया है असामान्य मोलर द्रव्यमान और वांट हाफ गुणांक के बारे में, वो बिल्कुल आप 1 बार 2 बार 3 बार उसको वीडियो को बार बार देखो। और उसके बाद वियोजन की मात्रा वांट हाफ गुणांक में संबंध, वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा और वांट हाफ गुणांक में संबंध के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना। उसमें आपको अच्छे ढंग से पढ़ाने के बाद उसमें साथ में न्यूमेरिकल भी आपको करवा दूंगा। धन्यवाद।